दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी सीरीज़ के चैनल में। ज़रा सोच कर देखिए कैसा हो अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाए जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो और हर रात कोई काला साया आपका शिकार करने आए। आज की सीरीज़ कुछ इस तरह की है। सीरीज़ का नाम है फ्रॉम, जो कि आजकल बहुत ही चर्चे में है। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वॉयड है, जो घंटी बजाकर सबको अपने अपने घरों में जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम सायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर थी। घंटी की आवाज़ सुनकर वे भी लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। और सभी लोगों के जाने के बाद वे गेट पर एक ताबीज़ लगा देती है। ये जो वर्ड है इस गांव का शेरिफ है और वो पूरे गांव में घूम घूम कर घंटी बजाता है ताकि सभी लोग रात होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाएं। ये है डैनी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। हर शाम ये अपने पिताजी के साथ चेस खेलता है। और तभी हम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट क्रिस्टी को देखते हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस गांव में डॉक्टर का भी काम करती है। फिर वो डैनी के पिता को बेसमेंट में ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो हर रात वहीं पर सोते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद डैनी क्रिस्टी को बाय बोलकर चला जाता है। फिर क्रिस्टी वापस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और अपने दरवाजे पर वैसा ही ताबीज़ लटका देती है। तभी हम शेरिफ वॉयड को देखते हैं, जो कि दूर से कुछ लोगों को देख रहे थे। उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे और उन्हीं में से एक वॉयड का बेटा भी था जिसका नाम रिलीज है। वो भी वहाँ रहता था। फिर वे सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं तो वॉयड को थोड़ी राहत होती है और वह भी स्टेशन के अंदर आ जाता है। स्टेशन के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा था कि पिछले हादसे को पूरे 96 दिन हो गए हैं और यहाँ किस हादसे की बात हो रही है यह आपको जल्द पता चलेगी। तभी हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को बार में देखते हैं, जो कि पूरा नशा में टल्ली था। फिर बारटेंडर उसको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता है। फिर बारटेंडर अपनी ताबीज़ चेक करता है और फ्रैंक को बोलकर चला जाता है। इस समय फ्रैंक की फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी। फिर उसकी बेटी माया अपनी माँ से पूछती है कि पापा अब तक नहीं हैं। फिर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि वे जल्द वापस आ जाएंगे। तभी रात हो जाती है और माया अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगती है कि उसके पापा जल्दी वापस आ जाएं। लेकिन तभी माया को अपनी खिड़की में एक बूढ़ी औरत दिखती है। वह बूढ़ी औरत माया को उसकी दादी बता रही थी और उसको खिड़की खोलने के लिए बोलती है। माया बिना ही सोचे समझे खिड़की खोल देती है। उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह बूढ़ी औरत एक मॉन्स्टर बनकर माँ और बेटी दोनों को मार देती है। अगले सीन में हम एक फैमिली वैन को देखते हैं जिसमें जूली नाम की लड़की अपने भाई को कहानी सुना रही थी। उस समय उसके पिता वैन चला रहे थे और उनकी वाइफ कविता उसके बगल में बैठी हुई थी। वे सब उसी गांव के पास से गुजरने वाले थे। अब इनके साथ क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगी। तरफ फ्रैंक सुबह उठकर जब अपने घर की ओर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तभी शेरिफ बहुत ही गुस्से में उसके घर से बाहर आता है और फ्रैंक को एक थप्पड़ देता है, क्योंकि उसने फ्रैंक को बहुत बार समझाया था कि वह अपने घर में टाइम पे पहुंच जाए और अपने घर की खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर शेरिफ फ्रैंक को उसकी कॉलर पकड़कर उसके रूम में ले जाता है और उसकी वाइफ और उसकी बेटी की कटी फटी लाश दिखाता है। वह अपनी वाइफ और बेटी की कटी फटी लाश देखकर रोने लगता है। शेरिफ को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो उसको वहीं पर मार देता, लेकिन वह खुद को शांत करता है और डैनी को उसके जेल में डालने के लिए बोलता है। इसके बाद वह नीचे आता है और फादर से बात करता है और उस ताबीज़ को अपने पास रख लेता है। तभी हम उसी फैमिली को देखते हैं जो कि बात करते करते आगे बढ़ रहे थे और उन्हें रोड पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। पूरी फैमिली वैन से उतरकर उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ आसपास बहुत सारे कौवे मंडरा रहे थे। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कौवे उन पर हमला न कर दे। फिर वे वैन में चले जाते हैं। तभी हम टोना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि शेरिफ वॉयड को कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी वॉयड कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे से मिलने आया हूँ। फिर टोना वॉयड को उसके बेटे के पास ले जाती है। उस समय शेरिफ का बेटा फातिमा की पेंटिंग बना रहा था। फिर जब शेरिफ अपने बेटे से मिलता है तो उनका बेटा उनको देखकर खुश नहीं होता, बल्कि नाराज़ हो जाता है। फिर शेरिफ अपने बेटे को बोलता है कि गांव में कुछ लोगों की मौत हो गई और अच्छा होगा तुम उन लोगों की मिट्टी में आओ। रिलीज कहता है ठीक है। फिर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। तभी कविता जिम से कहती है कि हमने हाईवे का साइन मिस तो नहीं कर दिया। तो जिम कहता है नहीं, हमने एक भी साइन मिस नहीं किया। फिर वह वहाँ से गलत रास्ता ले लेते हैं और सीधा वे उसी गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सायरा उनको बहुत ही हैरान होकर देख रही थी। फिर वे सब वहाँ रुकते नहीं, बल्कि वहाँ से बिना रुके ही आगे निकल जाते हैं। उस समय गांव के लोग फ्रैंक की बीवी और बेटी की मिट्टी दे रहे थे और फादर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था।
तभी उनकी फैमिली वैन वहाँ पर आकर रुकती है। तभी सभी लोग उनको हैरान होकर देखते हैं। फिर शेरिफ सभी लोगों से कहता है, इनको कुछ मत बताना, नहीं तो ये लोग डर जाएं। जिम शेरिफ से हाईवे का रास्ता पूछता है। शेरिफ आगे की ओर इशारा करता है। फिर जिम अपना वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे सीधा सीधा उसी रोड पर चलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी हाईवे का बोर्ड नहीं मिलता। फिर वे पूरा घूम फिर कर फिर उसी गाँव में वापस आ जाते हैं। तब जिम सायरा से रास्ता पूछता है। सायरा उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। फिर जिम भी वहाँ से आगे निकल जाता है। तभी हम सायरा के बड़े भाई नेथन को देखते हैं, जो कि सायरा को बोलता है कि ये फैमिली अब तक यहाँ है। फिर सायरा बोलती है वे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। तभी कविता जिम से बोलती है कि हमने कोई रास्ता मिस तो नहीं कर दिया, लेकिन जिम बोलता है नहीं। तभी वे गांव में फिर से वापस आ जाते हैं। तो इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है और ये अपनी वैन रिटर्न घुमा लेते हैं। तभी शेरिफ डेनी से कहता है कि रोड पर कांटे बिछा दो, बहुत हो गया घूमना फिरना। लेकिन तभी सामने से एक कार आ जाती है, जिसके कारण उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वैन पलट जाती है। वैन पलट जाने के कारण वे सब बच तो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ही जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसके पैर में एक रॉड घुस गया था। इनका जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था, उस कार से रॉबिन नाम का लड़का बाहर आता है। रॉबिन के सर पर भी चोट लगी हुई थी। उस समय शेरिफ और डेनी रोड पर कांटे बिछा रहे थे। तभी रॉबिन उनके पास आ जाता है और बोलता है आगे एक्सीडेंट हुआ है। फिर डेनी रॉबिन को और शेरिफ उस फैमिली की मदद करने के लिए चला जाता है। फिर डेनी रॉबिन को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है, जहां क्रिस्टी अपनी नर्स से रॉबिन का इलाज करने के लिए बोलती है। फिर डेनी भी क्रिस्टी को लेकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाता है। एक्सीडेंट वाली जगह पर वर्ड को एक दूसरा आदमी मिलता है, जो कि पूरा नशा में था। फिर वर्ड उसकी हाथ में हथकड़ी लगा देता है और कार में ही बांध देता है। फिर वर्ड को देखकर जिम अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए बोलता है और वर्ड भी वैन के अंदर आ जाता है और एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगता है। लेकिन इथन को देखकर वर्ड डर जाता है। दूसरी तरफ फादर रेलिस को बोलता है कि गांव के बाहर एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारे पिता उन्हें बचाने के लिए गए हैं। तभी रेलिस भी उनके साथ वहां चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वे लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वाइट जूली को बाहर निकालकर एक पेड़ के पास बैठा देता है। उस समय क्रिस्टी दूसरे आदमी का इलाज कर रही थी। फिर वे सभी एक एक करके सभी को वैन से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जिम और इथन अभी भी वैन के अंदर ही फंसे हुए थे। तभी क्रिस्टी वर्ड को बोलती है कि हमें इथन को वैन से बाहर निकालने में टाइम लगेगा, तब तक रात हो जाएगी। फिर वर्ड कहता है कि हम उस ताबीज को वैन में ही रखेंगे, जिससे मॉन्स्टर वैन से दूर ही रहेंगे और उस बच्चे की जान बच जाएगी। इसके बाद क्रिस्टी वैन के अंदर चली जाती है और जिम को बाहर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जिम बाहर आकर कविता को संभालता है। फिर वर्ड जिम से बोलता है कि रात होने वाली है, इन सबको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जंगल इन सब की जान ले लेगा। मैं इतने लोगों की मौत नहीं देखना चाहता। अब वर्ड की यह बात सुनकर जिम हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ सारा रॉबिन के पास आती है। रॉबिन एक्सीडेंट के कारण बहुत ही डरा हुआ था। फिर सारा उसे शांत करती है और एक किस भी देती है। वो कहती है कि इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर रॉबिन के गले में एक चाकू मारकर उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ वर्ड रेलिस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन रेलिस ना में जवाब देता है। वहीं कविता और जिम भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जिम कविता से कहता है कि मैं यहाँ इथन को देखूंगा, तुम हमारी बेटी को देखो, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात पर कविता रोने लगती है, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहे थे। फिर वे वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनकी कार पंचर हो जाती है, जो डेनी ने रोड पर कांटे लगाए हुए थे उसी के कारण, और ऊपर से रात भी होने वाली थी। वे सब अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ वैन में वर्ड वही ताबीज लगा रहा था और जिम को बोलता है ये पत्थर हमारी भी रक्षा करेगा। कुछ देर बाद इथन को होश आने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। फिर वर्ड उन लोगों को बताता है कि वे लोग आ रहे हैं। तभी हम बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि वैन की तरफ ही आ रहे थे। देखने में तो बिल्कुल इंसान जैसे ही लग रहे थे, लेकिन थे तो मॉन्स्टर ही ना। अब इन लोगों के साथ क्या क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।